नमस्ते सर्वाइवर्स, स्वागत है आप सभी का ट्यूशन टाइम में। इट्स तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2026 फॉल एडिशन। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी लोग मुझे गेमिंग और के नाम से जानते हैं एंड मैं होने वाला हूं आज आप सभी का होस्ट। इस बार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ड्यूकर एंड वाईजी एंड इन दोनों के साथ आप लोगों ने ट्यूशन टाइम में काफी कुछ सीखा है, पर आज मैं आया हूं, मैं भी कुछ सीखूंगा एंड कुछ जानूंगा, क्योंकि आने वाला है तेज FFMIC 2026 का ग्रुप स्टेज वीक 2 डिफिकल्ट बैटल टॉप 6 क्वालिफाई करेंगी। पर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ड्यूकर, कैसे हैं आप और कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया हूँ और भाई मैं एंड ये राउंड जो अब आने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक राउंड एक तरीके से बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस राउंड है हम सब के लिए। एज अ कास्टर, एज अ कोच, एज अ प्लेयर तो और भी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है टीम्स के ऊपर, तो ये सारी बातें हम इसमें करना चाहेंगे। बट उससे पहले मैं वाईजी से जानना चाहूँगा, वाईजी तुम कैसे हो भाई? मेरे भाई बताइए आप। देखिए, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वापस से ट्यूशन टाइम में आके। आने वाला जो ग्रुप स्टेज होने वाला है उसमें कंपटीशन और टफ होगा। टॉप 6 करना है, टॉप 6 करने के बाद आगे जाके मौके मिलेंगे और भी। बट मुझे लगता है कि अभी जो है हमारा जो इस पूरे तेज़ फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2026 फॉल का जो मेन स्टेज है वो आ चुका है, बिकॉज यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें वो डिफ़िकल्ट होती हैं। टॉप 6 करना, क्वालिफाई करना इतनी अच्छी लॉबीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है इस पूरी टीम्स के लिए। एंड आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आने वाला स्टेजेस होने वाला है। आने वाला स्टेज काफी खतरनाक होने वाला है। वैसे आप दोनों का एक्सपीरियंस सालों का होने वाला है फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स के अंदर, पर आज के सवाल भी उतने ही पेचीदगी होने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल प्लेयर होता मैं आसान सवाल पूछता, पर आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने लंबे समय से आप लोगों ने कोचिंग दी, इतनी टीम्स को कोचिंग दी है, इतने इंटरनेशनल नेशनल टीम्स को कोचिंग दी, मुझे लगता है आपके लिए टफ क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा था कि यहाँ पे काफी कमाल का प्ले करा था टीम लीड ने, जहां पे पिछली बार भी, पिछले एडिशन में भी ये टीम आई थी। ग्रुप स्टेजेस के अंदर शानदार परफॉर्मेंस देने की कोशिश तो करी थी, पर ग्रुप स्टेजेस के अंदर इनका सफर समाप्त हो गया था। क्या लगता है इस बार पहाड़ी एंड टीम लीड का कमबैक कितना ज्यादा स्ट्रांग है? टीम कितने नए रूप में नजर आ रही है, कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है ड्यूकर आपको, देनावाजी आपको? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं डायरेक्टली स्टेट्स पे ही बात करूंगा। मुझे देखिए ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस बार टीम एलीट से, बट लास्ट टाइम के स्टेट्स कुछ और ही बताते हैं उनके वीक 2 के जो ग्रुप स्टेज होते हैं उसमें। जैसे लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं पहाड़ी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में, तो पहाड़ी की तरफ से जो फर्स्ट नॉक निकलते थे वो मैक्सिमम 30% होते थे, बट राइट नाउ इट्स अबाउट 75%। मतलब स्काइलर का यूज़ इतनी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो कि टीम के लिए फर्स्ट नॉक निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली निकाल ले रहे हैं। 1v1 फाइट की ये बात करूँ तो लास्ट टाइम उनके जो स्टैट्स थे वो 50-50 रहते थे कि 50% टाइम वो जीतेंगे, 50% टाइम वो हारेंगे। बट राइट नाउ 1v1 की ट्रेड जब भी वो लेते हैं तो 75% चांस होते हैं कि पहाड़ी उस फाइट को जीत जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि पूरी टीम के ऊपर, जो लाइक एसएटीएल एलीट जो लास्ट टाइम थी हमारे साथ स्प्रिंग में, उसने वीक 1 में बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। 117 एलिमिनेशन, साथ में 50 प्लेसमेंट पॉइंट। बट राइट नाउ जो टीम एलीट करके आई है उन्होंने बहुत ही बैलेंस खेला है। उसमें IQ TSG ने टेबल टॉप करा है, बट उनके 83 प्लेसमेंट पॉइंट प्लस 39 एलिमिनेशंस थे। बट अगर मैं बात करूँ वीक 2 की, जो लास्ट टाइम हुआ था, जो स्प्रिंग में हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था एक तरीके से बोला जाए, क्योंकि केवल 28 एलिमिनेशन थे, 9 प्लेसमेंट पॉइंट थे। सो वी होप कि इस बार जो बैलेंस गेम खेला जा रहा है सभी प्लेयर्स की तरफ से वही हमें देखने मिले। फिर चाहे वो अमीन खेल रहा है, क्रॉप्सी खेल रहा है, कोहली खेल रहा है, पहाड़ी खेल रहा है, सबकी तरफ से बहुत ही बैलेंस गेम देखने के लिए मिल रहा है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ, पहाड़ी ने इस पूरे सीजन में लाइक अभी जो ग्रुप स्टेज हुआ है वीक 1 में ऑलमोस्ट 20 नॉकडाउन्स निकाले हैं, जिसमें से जो कन्वर्जन मिला है उसमें ऑलमोस्ट 12 एलिमिनेशन का कन्वर्जन मिला है। ऑलमोस्ट 10,000 का जो डैमेज है वो भी टच कर दिया। तो कहीं ना कहीं 3 एलिमिनेशन पर गेम पहाड़ी इतना पोटेंशियल रख रहे हैं कि वो निकाल के दे पा रहे हैं अपनी पूरी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे सेट्स जो हैं वो दर्शाते हैं कि टीम एलीट इस बार कितनी हमें स्ट्रांग दिख रही है। अब जैसा ग्रुप मिला है उनको, उस पर तो डिस्कस हम आने वाले टाइम पे करेंगे ही। काफी कमाल का आपका ओपिनियन था, काफी सारी इनसाइट्स आपने बताई कि किस तरीके से टीम ने अपने प्ले डायनेमिक्स को चेंज करा है, प्लेयर डायनेमिक्स को चेंज करा है। पहाड़ी ने अपने इंडिविजुअल प्ले में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, जहां पे रिफ्लेक्सेस को क्विक शॉट्स एंड ट्रिक शॉट्स के साथ कन्वर्ट करा है। बहुत सिर्फ प्ले नजर आ रहा है टीम की सिनर्जी के अंदर, करंट मेटा को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। वैसे आपकी कन्वर्सेशंस के बीच में मैंने एक और पॉइंट नोटिस करा, आपने रोनित का एंगल भी लेके आए। पिछली बार यहाँ पे पहाड़ी के साथ खेला, इस बार लाइनअप चेंज, IQ OG TSG में जाते हैं और IQ
ओजी टीएसजी इस समय प्लेन्स को टॉप करती है। देन उस तरीके का अभी तक का प्ले स्टाइल आ रहा है, इट्स वेरी क्लियर कि रौनित का एडिशन काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। जहां पे एलिमिनेशन हंग्री टीम पहले भी थी, आज भी है, पर वो प्लेसमेंट्स का कन्वर्जन साफ नजर आ रहा है, बूयर्स एक्वायर कर ले रही है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करेंगे एडजिप्स, जो उन्होंने एफएफसी मोड के अंदर इंडिया टॉप करा, देन इसका पिछले स्टेजेस के अंदर प्लेन्स के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिया, एंड अब यहाँ पे आने वाले स्टेजेस में भी काफी कमाल का प्ले करने वाले। व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों टीम्स में आपको प्ले डायनेमिक्स में क्या चेंजेस नजर आते हैं भाई जी, एंड क्या सिमिलैरिटीज है दोनों टीम्स में? देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पर टीएसजी के बारे में, IQ OG टीएसजी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। रौनित का एडिशन होने के बाद मुझे लगता है कि टीएसजी को एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला है कि एक आईजीएल जो हमेशा से मुझे लगता था कि टीएसजी में कमी रहती थी, वो अब उनमें हमें देखने को मिल रहा है। एंड रौनित जैसे आईजीएल इंडिया के वो वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल में आते हैं। जिस हिसाब से वो खिलवा रहे हैं अपनी टीम को, जिस हिसाब से वो टीएसजी के प्लेयर्स को, खासकर क्रिश एंड आयुष को जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से गेम में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि टीएसजी का एक जो सबसे बेस्ट मोमेंट आता है वो आता है कि वो एंड सर्कल्स में बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्टी फेस करती थी, बट अभी हमें देखने को मिल रहा है कि रौनित के आने के बाद वो आके भूया भी कन्वर्ट कर रहे हैं, वो शॉर्ट रेंज में भी काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड अर्जुन का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है इसमें, क्योंकि अर्जुन जिस हिसाब से वो लगातार, चाहे हम लोग बात करें वो लखनऊ वाले FFMIC के बारे में या फिर उसके बाद वाले FFMIC में, वो लगातार अपनी टीम से सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रौनित, अर्जुन का काफ़ी अच्छे से सपोर्ट आ रहा है, एंड वो अच्छे तरीके से जो शॉट में यूज़ करना होता है क्रिश को एंड आयुष को, वो कर पा रहे हैं। लेजेंड की कमी अभी भी हमें देखने को मिल रही है उस प्लेइंग 4 में, बट मैं जानना चाहूँगा ड्यूकर भाई, आपको क्या लगता है IQ OG TSG के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनके सारे जो भी रोटेशंस वगैरह हैं सारे एनालाइज करे, सारे समझे, और मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन देखने मिली, जो रोटेशंस वो ले रहे हैं फॉर द थर्ड जोन टू द फोर्थ जोन, जो एजेस वो क्लियर करके आ रहे हैं, इट्स टोटली न्यू, जो कि पहले IQ TSG में हमें देखने नहीं मिलती थी। रौनित के आने के बाद, वो एडिशन होने के बाद, वो रोटेशन बहुत क्लियर हो चुके हैं, स्पॉटिंग इतनी क्लियर हो चुकी है, बैक क्लियर करना अपना वो बहुत उन्होंने जो अच्छे तरीके से सीख लिया है। कहीं ना कहीं होल्डिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अगर किसी प्लेस को वो होल्ड करते अनटिल अनलेस कोई ब्लंडर ना कर दे, जो ब्लंडर हमें एक बरमूडा वाले मैप में देखने मिला भी, जब वो रिमनाम वाला हाउस होल्ड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बैलेंस हो चुकी हैं रौनित के आने के बाद। बट मैटर ये करेगा जो ग्रुप स्टेज आने वाला है, वीक 2 आने वाला है, उसमें टॉप 6 कौन करने वाला है, टॉप 6 कैसे करने वाला है। क्योंकि रौनित की आईजीलिंग में लास्ट टाइम एसटीएल एलीट थी, कुछ ना कुछ मैं कहूँ कमी हो गई, या फिर माइंडसेट चेंज हो गया, पैसिव चलेगा, कुछ भी कह लें अपन उस चीज़ को, चेंजेस हमें देखने मिल गए थे। राइट नाउ रौनित आईजीएलिंग कर रहा है IQ OG TSG की। वी डोंट नो किस तरीके से आगे चीज़ें होने वाली। आई होप सो अच्छी ही हो सभी फैंस के लिए, सभी फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है IQ OG TSG के लिए। बट अभी सवाल ये आता है, ADZ टीम जो इतनी अग्रेसिवली खेल रही है, जो इतना अग्रेसिवली परफॉर्मेंस कर रही है, उसके ऊपर क्या कहना है, और भाई आप बताइए। जी हाँ ड्यूकर, आपने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे काफी कमाल का प्ले नजर आता है टीम एडजिप्स का। बिल्कुल सही आप दोनों ने एक पॉइंट उठाया है कि टीम एलिमिनेशन सेंट्रिक खेल रही है। काफी हद तक मुझे पुरानी IQ OG TSG नजर आ रही है, पर एक चीज और कॉमन है दोनों टीम्स में, दोनों ही बरोबर प्लेसमेंट पॉइंट्स एक्वायर कर रहे हैं। केवल एक बड़ा एज जो IQ OG TSG को मिल रहा है वो है उनके एलिमिनेशन पॉइंट्स, जो ज्यादा नंबर ऑफ एलिमिनेशन एक्वायर कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले स्टेजेस के अंदर इसको भी कंपनसेट कर दिया जा सकता है टीम एडजिप्स के द्वारा। वैसे लास्ट हमारे FFMIC का भी इनके पास एक्सपीरियंस होने वाला है, टीम एक्स से खेला था, लाइनअप भी काफी तक सिमिलर है, तो मुझे लगता है उनको पता है ग्रुप स्टेज का प्रेशर, एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज का प्रेशर की किस तरीके से क्वालिफाई करना है। तो मुझे लगता है कि डिफरेंशिएट भी होने वाले हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटीज भी होने वाली है। पर जितने भी हमारे दर्शक जुड़े, चैट में जरूर से बताना है दोनों टीम्स का प्ले स्टाइल को कैसे लगता है। पर मैं इस बीच में आना चाहूंगा रौनित के ऊपर। आप दोनों ने रौनित का पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। इस समय वन ऑफ द टॉप फ्रैगर्स नजर आ रहे हैं। काफी कम आईजीएल्स होते हैं जो टॉप 5 फ्रैगर्स की लिस्ट में आते हैं, उसमें रौनित ने अपना जगह भी बनाई, नाम भी बनाया। इस लिस्ट के अंदर एक और खिलाड़ी है, वो होने वाले हैं IQ टोटल गेमिंग के वोटा। रिसेंटली वोटा का परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड नजर आया ड्यूकर भाई, काफी कमाल का प्ले करा है वोटा ने, एंड हमने देखा है IQ टोटल गेमिंग का कमबैक। जिस तरीके से FFMI में थोड़ा फीका पड़े थे, देन इसका EWC में जितने एक्सपेक्टेशंस थी उतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे। काफी लोगों ने बोला इस टीम का सफर यहीं खत्म हो चुका है, यहां से आगे नहीं जा पाएगी, पर जिस तरीके से हमारे वीक 1 के अंदर ही परफॉर्म करके गए, मुझे लगता है सबसे टफ चैलेंज यही देंगे। व्हाट डू यू थिंक ड्यूकर भाई, वोटा का एडिशन, वोटा का कमबैक एंड IQ टोटल गेमिंग के कमबैक पे आपकी क्या राय है?
IQ टोटल गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है हमने देखी वीक 1 में, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस परफॉर्मेंस दिखी। और मैं केवल वोटा की तारीफ इस बारे में नहीं करना चाहती, वोटा इज़ वन ऑफ द प्लेयर जिससे हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, बट उसके अलावा माफिया, एस्टैक और शेंकी तीनों ने ही अपने जो एलिमिनेशन टारगेट थे, जो डैमेज था, इतना डेल्ट करा है। मैं आपको अगर बात करूं, जैसे वोटा तो एलिमिनेशन लीडर में ऊपर है ही अपनी पूरी टीम में, अपने पूरे ग्रुप में, बट अगर वहीं मैं बात करूं माफिया की, तो ऑलमोस्ट 20,000 डैमेज माफिया ने दिया है, वहीं वोटा ने केवल 14,000 डैमेज दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ स्नाइपर्स का डैमेज ज़्यादा होता है, बट एज वी कैन सी कि भाई ये पूरी टीम की स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से वो चीज़ें मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रोटेशंस ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत सारी हमें वीक 1 में डिसीजन मेकिंग देखने मिली, जो कि एस्टेक की तरफ से थी, जो कि टीम की तरफ से थी। वो मुझे परगेटरी वाला गेम याद आता है जब रिजरेक्शन के सामने आ गई थी, और वहाँ से मूव करके वो कैसे 3 कंटेनर के सामने आते, उस मैच को बूया भी निकालते। या फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट्रा वाला गेम कि 3 टीम उनकी ही टेरिटरी में, जो उनका इंटेलेक्ट सेंटर है, वहाँ उतर जाती है, और वो कॉर्नर पे उतर के और ना थर्ड पार्टी करते ना कुछ करते, और अपना एक नया रोटेशन बना के और पूरा गेम खेलना चालू कर देते। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आया है। एस्टेक की फायर पावर में बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है जब से वो क्रोनो के ऊपर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी टीम की स्ट्रेंथ है, जो टीम IQ टोटल गेमिंग को इतने आगे लेकर आ रही है। आपका क्या राय है भाई जी, इस पे बताइए। देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पूरी टीम के बारे में, IQ टोटल गेमिंग में रिसेंटली हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे थे इस पूरी टीम में। रोल शफल्स हो रहे थे, कैरेक्टर शफल्स हो रहे थे। कभी हमें देखने को मिल रहे थे कि शैंकी यहाँ पर सेकेंडरी कर रहे हैं, वोटा यहाँ पर प्राइमरी कर रहे हैं, बट फिर हमें देखने को मिलता है कि वोटा फिर वापस से सेकेंडरी में आते हैं। अभी वो स्टेफी कैरेक्टर को भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर शॉट में जाते हैं। मुझे अभी भी याद है वो ट्रोगन का क्लच उन्होंने जो किया था 1v4 इंटेलेक्ट सेंटर वाला ही, वही सेम जोन था, एंड वहाँ पर उन्होंने जो है वो क्लच दिखाया था, एंड वहाँ से IQ टोटल गेमिंग का यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पॉइंट्स बना दिया था। बट मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा यहाँ पर एस्टेक के बारे में। एस्टेक का रिसेंटली परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा अप डाउन हुआ था, बट उसके बाद एस्टेक ने वापस से वो रिदम पकड़ लिया। वो वहाँ पर डबल स्नाइपर का मेटा को भी ट्राई कर रहे थे, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि पूरी जो टीम है वो वहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, एंड देन जाके उनको अभी एक अपना प्ले स्टाइल मिल गया कि उनको किस तरीके से खेलना है आने वाले स्टेजेस में, एंड होपफुली वो ये चीज़ को अब इससे अपना कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे थे IQ टोटल गेमिंग के पूरे परफॉर्मेंस में, पूरे प्ले स्टाइल में, बट अब जाके आई थिंक मुझे लगता है कि वो ग्रिप मिल गई है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर एस्टेक को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है पता चल गया कि उनको कैसे यहाँ पर खिलवाना है अपनी टीम को। रही बात माफिया का, तो यार माफिया तो हमेशा से ही टॉप नॉच प्लेयर्स रहे हैं अपनी टीम से, चाहे सीजन मतलब बदलते चल जाएगा, बट माफिया का परफॉर्मेंस वही का वही रहेगा। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम से, मुझे लगता है कि उन्हें वो चीज़ कंटिन्यू करना है वापस से, एंड वो कंटिन्यू करेंगे भी, एंड आने वाले स्टेजेस में वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। जी हाँ, काफी सारी इंसाइट्स आपने बताई। वैसे आपकी इतनी कन्वर्सेशंस के बीच में मुझे इतना तो क्लियर हो चुका है, जहां पे रशर्स का यहाँ पर राइज हो रहा है, स्नाइपर्स का राइज हो रहा है, पर वहीं आईजीएल्स का भी राइज हो रहा है। इन सभी कन्वर्सेशन के बीच में एक कॉमन पॉइंट था पहाड़ी का कमाल का प्ले। यहाँ पे अगर हम बात करें एस्टेक की, वो नेडिंग हमने देखी 1v4, यहाँ पे RNTX को उन्होंने क्लच करा था, वो अभी भी मुझे याद है, वो हमने देखा है। साथ ही साथ रोनित का प्ले देखा है, पर इस बीच में एक आईजीएल को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो होने वाला है KD गॉड। इस बीच में मैंने एक बहुत कमाल का स्टैट देखा कि जहाँ पे बाकी सारे टीम्स के अंदर यहाँ पे रशर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं टीम एपेक्स गेमिंग के अंदर साहिल एंड KD गॉड का क्विक राइज हुआ है। अगर आप देखें उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पिछले स्टेज के अंदर हमने देखा वो 6 मुकाबलों के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों ने जो कमाल की जुगलबंदी दिखाई, जो प्ले स्टाइल दिखाया, उसके बाद इस टीम ने तो कहीं ना कहीं दिखा दिया कि देखिए वो एपेक्स प्रेडेटर होने वाले हैं, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा आने वाले वीक और नॉकआउट स्टेजेस के अंदर अगर ये टीम पहुंचती है तो इनसे। पर चलिए, मैं इस बीच में आपके एक और पॉइंट आप दोनों के सामने लेकर आना चाहूंगा। पहले भाई जी आपसे मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, इस समय हम देख रहे हैं मल्टीपल टियर 1 टीम्स को परफॉर्म करते हुए, अंडरडॉग्स को परफॉर्म करते हुए। क्या लगता है कौन से ऐसे अंडरडॉग्स हैं आपकी नजर में जो क्विकली राइज कर रहे हैं और बड़ा नाम बनाने के लिए तैयार है, और कौन सी ऐसी टियर 1 टीम्स है जो डिसअपॉइंट कर सकते हैं आने वाले वीक में? काफ़ी मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा अंडरडॉग्स हैं इस बार क्वालिफाई करके जो आ रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से प्रूफ कर दिया हमें कि जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर होने वाला है ई स्पोर्ट्स का, वो एकदम सेट है। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीम हमें निकलते हुए देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर ADZ के प्लेयर्स का नाम डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करूँगा। आइकॉनिक हो गए, रौनक हो गए, हाँ उनके पास एक्सपीरियंस है लास्ट FFMIC का, बट मुझे लगता है कि वो जो कमी लास्ट सीजन में रह गई थी, वो इसे डेफिनेटली इस बार वो उन्होंने वहाँ से सीखा होगा, एंड इस सीजन में वो डेफिनेटली उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। मैं आइकॉनिक का खासकर यहाँ पर नाम लूँगा, बिकॉज आइकॉनिक अपनी टीम के लिए आईजिलिंग करते हैं, वहाँ पर रशिंग भी करते हैं। पूरी टीम में 3-3 रशर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो आइकॉनिक फॉर श्योर मैं उनका नाम लूँगा।
एंड एक मैं यहाँ पर जो है डब्ल्यू स्क्वाड के एक प्लेयर का नाम लूंगा जो कि होने वाले हैं रुद्रा। डब्ल्यू स्क्वाड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आने वाले स्टेजेस में हमें वो भी देखने को मिलने वाले हैं, रुद्रा वहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं एक उनका नाम लूंगा और एक आइकॉनिक। क्या बात है। देखो आपसे भी मेरा सेम सवाल रहने वाला है, कौन से टीयर 1 टीम्स हैं जो हो सकता है अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम ध्यान दें या फिर स्टैट्स को ध्यान दें तो उनकी परफॉर्मेंस काफी ज़्यादा ड्रॉप आया है, एंड कौन से ऐसे अंडरडॉग्स हैं जो बहुत तेजी से नाम बना रहे हैं और हो सकता है बहुत ही जल्द हमारे सभी की जुबानों में उनका नाम हो। देखिए हम T1 से तो उम्मीद करते ही हैं हमेशा, जो हमारे फाइनलिस्ट है, जो हमारे टॉप 18 करके बैठे हुए कि वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करे, बट अप्स एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो देखने मिले वीक 1 में नेबुला की तरफ से भी और असासिन आर्मी की तरफ से भी, और मैं अगर बात करूँ एनजी प्रोस की तरफ से भी हमें वो चीज़ें देखने मिली। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वीक 2 में आने वाले में अपनी ये सारी गलतियाँ जो उन्होंने करी हैं वीक 1 में वो कर लेंगे। बट राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है अंडरडॉग्स, क्योंकि कोई नहीं जानता वो गेम के अंदर क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें वो ला के आपके सामने टेबल पे रख दे, नोबडी नोज। उसमें से ही एक नाम आता है स्किल मैक्स का, जिन्होंने ऑलमोस्ट 42,000 का डैमेज डील करा है इन 6 मैचेस वीक 1 के, 55 एलिमिनेशंस निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम जो हमें सरप्राइज दे रही है, काफ़ी सारी T1 टीम्स ने भी ये चीज़ें जो अचीव है, जो टारगेट है, डैमेज का टारगेट है, एलिमिनेशंस का टारगेट है, वो अचीव नहीं कर पाई। वहीं रूफानी ई स्पोर्ट्स की बात करूँ तो रूफानी ई स्पोर्ट्स मुझे बहुत बैलेंस टीम लग रही है। चारों ही प्लेयर बराबर से एलिमिनेशंस निकाल रहे हैं, बराबर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी फाइट में हो। लेकिन जैसा कि YG भाई ने कहा, एडीजेड एक ऐसी टीम है जिसको देख के मुझे लगता है कि ये सेकंड SATOL है जो अभी खेल रही है। हम राइट नाउ देख रहे हैं फायर आइज गेमिंग को, जो हम पहले जानते थे, वो मुझे वो वाली फीलिंग उनके अंदर से आती है, क्योंकि पूरा चीज़ें संभालना, जैसे प्रिंस संभालता है सेकंड पे खेल के, थर्ड पे खेल के, उस तरीके से आइकॉनिक भी सारी चीज़ें संभाल रहा है पूरी टीम की, आईजेलिंग भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीम्स है हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली हैं। उनमें से एक नाम चिलमेट्स भी है। तो ऐसे में बात करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास अंडरडॉग्स की, नाज ई स्पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये सारी टीम्स हमें सरप्राइज करेंगी और मुझे लगता है किसी ना किसी T1 का सपना ये टीम्स जरूर तोड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती है। मैं खुद देखता हूँ उनको, दिन रात लगे रहते हैं, इतनी सारी स्क्रिम्स खेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जितना जो मेहनत करी है ये सफल तो होने ही वाली है, एंड आई होप सो सारी टीम्स क्वालिफाई भी करें, अच्छा परफॉर्म भी करें आने वाले टाइम में। ऑफ कोर्स देखिए, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, और जिसने मेहनत करी वो यहाँ तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि कोई टीम यहाँ तक पहुंची उसने मेहनत नहीं करी है, हर एक टीम ने दिन रात एक कर दी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। काफी अच्छे से आपने टीम्स का और प्लेयर्स का नाम लिया जिनको हमें देखना चाहिए, जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पर देखिए, अब मैं आपको लेकर आऊंगा आज के दिन के अंत तक और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन तक। देखिए, प्रेडिक्शंस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा नॉकआउट स्टेज में जाने वाली टीम्स की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी ऐसी टीम्स आपको लगता है, गिनी चुनिंदा 2 या 3 टीम्स का आप लोग नाम ले सकते हैं, ड्यूकर पहले आपकी, जो आपको लगता है नॉकआउट स्टेज में पहुंच सकती है, सरप्राइज भी देगी या फिर टेबल टॉप करके? क्या लगता है कौन सी वो टीम्स होंगी 2-3 टीम से? देखिए, टीम्स तो सारी अच्छी हैं, कुछ सुपीरियर टीम्स भी है, कुछ सुपीरियर टीम्स भी है जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके आई है। बट मैं कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट्स के साथ जाना चाहूँगा। उसमें से एक है टीम एलीट, सेकंड है गॉड लाइक, एंड थर्ड आई वांट समवन की क्वालिफाई करे, वो है रेवेनेंट एक्सपार्क। भाई जी आप? देखिए, मैं यहाँ पर तीनों ही, पहले तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की टीम्स का नाम लूँगा। डेफिनेटली टीम एपेक्स गेमिंग उस टाइटल को डिफेंड करने के लिए आएंगे तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगी। उसके अलावा टीम SATOL ई स्पोर्ट्स काफ़ी कम मार्जिन से रह गए थे, लाइक लास्ट टाइम तो उन्होंने चैंपियन रन सेक्टर करके टेबल टॉप भी किया था, बट इस बार वो बूया कन्वर्ट करके चैंपियन बनने का डेफिनेटली सोचेंगे एंड आगे जाके क्वालिफाई भी करने का सोचेंगे। मुझे लगता है कि एक SATOL हो गई, एक एपेक्स गेमिंग, एंड इसके अलावा मैं IQ टोटल गेमिंग का नाम लूँगा। एंड यस, बट मुझे फिर भी लगता है कि कुछ टीम्स है ऐसी जो जिनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लाइक ये जो आने वाला स्टेज है टॉप 6, मुझे लगता है कि कुछ T1 टीम्स के लिए डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से अभी बात किया हमने अंडरडॉग्स के बारे में, तो इसीलिए मैं कुछ टीम का नाम सोचा था, बट मुझे अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, दिक्कत हो सकती है इन्हें, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो मेरे हिसाब से मैं सबसे सेफ खेलूँगा एंड इन 3 टीम्स का नहीं नाम लूँगा। देखिए, आप लोगों ने काफी अच्छे पिक्स लिए। चलिए, आपसे जब मैं प्रेडिक्शंस ले रहा हूं तो मैं भी अपनी से प्रेडिक्शन डाल लेता हूं। वैसे इस बार मेरे सिटी क्वालिफायर से आने वाली टीम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान होने वाला है। क्लत्जा की बात करें, क्लत्जा काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कौशिक मलिक की टीम, वेटरन एक्सपीरियंस, यंग ब्लड मैनेजर आता है। नाज ई स्पोर्ट्स की तरफ से काफी कमाल का प्लेयर आ रहा है, तो सेकंड पिक में उन पर रखना चाहूंगा। थर्ड पिक में रखना चाहूंगा एक हॉट फेवरेट या फिर एलिमिनेशन हंग्री टीम रेजरेक्शन के बारे में। पास्ट टाइम पे भी आए थे, नाम अलग था, पर इस बार नाम अलग है पर पहचान नहीं बनाने के लिए आए, एक बार वापस से आए हैं बड़ा टाइटल उठाने के
के लिए। देखते हैं तीन टीम्स कहां तक पहुंचती हैं। पर देखिए हमने तो अपनी सही से प्रेडिक्शन दे दी है, पर अब आप लोगों को अपनी प्रेडिक्शन देनी है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जाइए, बताइए आपको कौन सा लगता है आपकी फेवरेट टीम्स या फिर कौन सी टीम जो जाने वाली है नॉकआउट स्टेज में ग्रुप ए बी सी में, और ये भी बताइएगा ग्रुप ऑफ डेथ कौन सा है एंड कौन सा ग्रुप है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन सा ग्रुप है सबसे ज्यादा इजी। आप लोग बताते ही हमें, वैसे बता दीजिएगा आज के कमेंट बॉक्स में। इतना ही रखते हैं आज के हमारे ट्यूशन टाइम में। अब मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।